हेलो, दिस इज़ मयूर निखारे। द प्राना ट्यूटोरियल्स के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ द 16th लेक्चर, 16th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आने वाले 2 या 3 दिन में ये अपन चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आज जो हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ में कुछ एक ही टर्म आने वाली है, अदरवाइज सारे के सारे टर्म्स हमारे हमने उसको क्या किया है, उसको अपन पढ़ा हुआ है, उसको अपने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जूल थॉमसन इफेक्ट को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एंड देन विल मूव टू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी है, उसको अपन डिस्कस करते हुए चैप्टर को खत्म कर जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला आप एमसीक्यू देख सकते हो, द रेशियो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गैस इज। ध्यान में रहा, बॉइल्स टेम्परेचर पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, मगर हम पहली बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज बॉइल्स टेम्परेचर? द बॉइल्स टेम्परेचर इज द पॉइंट, मतलब एक क्या कहा जा सकता है कि जब रियल गैस जब कंसिडरेबल प्रेशर में जब आइडियली बिहेव करती है, तो उस जिस टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करती है उसको अपन क्या कहेंगे? दैट इज बॉइल्स टेम्परेचर कहेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर फॉर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो एक प्रेशर रेंज तक जिस टेम्परेचर में कोई रियल गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइल्स टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर के नीचे हो तो अल्टीमेटली नेगेटिव डेविएशन शो होगा, अगर बॉइल्स टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हो तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, और हर एक टेम्परेचर के लिए, हर एक गैस के लिए बॉइल्स टेम्परेचर अलग अलग होने वाला है। ठीक है, एंड मैथमेटिकली बॉइल्स टेम्परेचर इज डिफाइंड एज दैट इज टीबी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए अपॉन बी आर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और बॉइल्स लॉ का टेम्परेचर तो यहाँ पे दिया है और आपको ये मेमोराइज करना है, आपको याद करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। व्हाट वी नो नाउ दैट इज बॉइल्स टेम्परेचर टी ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे दिया गया है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए अपॉन बी आर। ठीक है, क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी ए अपॉन बी आर। उसी के साथ क्रिटिकल टेम्परेचर हमें पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 8 ए अपॉन 27 बी आर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी 8 ए अपॉन 27 बी आर। तो उस हिसाब से द रेशियो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी, पुट कर देते हैं वैल्यू, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए अपॉन बी आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दैट इज 8 ए अपॉन 27 बी आर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूमरेटर में ए है, तो और डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में भी ए है, तो कट जाएगा। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में बी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी क्या है? बी है, तो वो कट जाएगा। उसी के साथ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आर है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी आर है, तो वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 8 अपॉन ए, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 अपॉन 27 बचेगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 27 अपॉन 8। क्या बचेगा? 27 अपॉन 8 हमारा आंसर होने वाला है। तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, डू वी हैव आंसर? यस, 27 अपॉन 8 इज ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ए क्या होगा? आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, सिर्फ दिमाग आपको ये नंबर्स ध्यान में रखने के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 3b। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम लिख देते हैं। ठीक है, हमें अब तक क्या पता है? हमें अब तक पता है कि दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3b होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8a अपॉन 27 बी आर होता है, और क्रिटिकल प्रेशर पी ऑफ सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू a अपॉन 27 बी स्क्वायर होता है। ये कुछ पता है, ये अगर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पता है। और एडिशनली जो आज आया है दैट इज बॉइल्स टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज ए अपॉन बी आर। इतने कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अगर आप ध्यान में रख पाते हो तो अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन गैस O2 N2 अमोनिया एंड CH4 आर 1.360 1.390 एंड उसी के बाद अब NH3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.170 एंड मीथेन इज गोइंग टू बी 2.253। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, जितना ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा और उतना ज़्यादा हम लिक्विफैक्शन या उतना इजीली हम लिक्विफैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विच गैस इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड ऐसा पूछा गया है।
विच गैस इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड, ऐसा पूछा गया है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, द हायर द वैल्यू ऑफ ए, वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और उतनी ज़्यादा या उतने इजीली आप गैस को क्या कर पाओगे, लिक्विफाई कर पाओगे। ठीक है, विद दैट लॉजिक सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू किसकी है, ये 4.170 जो अमोनिया को करती है। ध्यान में रहे वो वैल्यू किसको करस्पॉन्ड करती है, अमोनिया को करस्पॉन्ड करती है। तो अमोनिया गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। ध्यान में रहे अमोनिया गैस को बहुत इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। इनफैक्ट ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो अगर आप चार ऑप्शंस को देखते तो O2, N2 एंड मीथेन, आपको पता है कि इन गैसेस को O2 को इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, N2 को बहुत इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड अमोनिया बहुत इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ये चीज़ हमें नोन है ना, ये चीज़ हमें नोन है। अमोनिया कहीं ना कहीं बहुत इजीली कंडेंस किया जा सकता है, बहुत इजीली उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो विद दैट लॉजिक ओनली यू कैन ऑल्सो कंक्लूड टू द आंसर। ठीक है, उस हिसाब से भी आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। ठीक है, देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी आंसर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, हायर द वैल्यू ऑफ ए, more is going to be the critical temperature and more easily can you liquefy the gas. Therefore the most easily liquefiable gas will have van der Waals constant at a higher value. ठीक है, then next question देखते हैं, the pressure exerted by 6.0 gram of methane gas in 0.03 meter cube vessel at 192 degree Celsius 129 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, हमें प्रेशर एग्जर्ट करेगी, हमारे पास 6 ग्राम गैस है, मीथेन गैस है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमें मोलर मैसेज दिए गए हैं, उसी के साथ आर की वैल्यू देखे है। आर की वैल्यू की हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, यूनिट ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ध्यान दो, आर की वैल्यू क्या है, दैट इज 8.314। ठीक है, किलो पास्कल। ठीक है, डी एम क्यूब, ध्यान में रहा है डी एम क्यूब, जबकि हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है। केल्विन पर मोल, ध्यान में रहा है। तो सब कुछ हमारा जो ध्यान रहेगा वो किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। तो व्हाट इज गिवन, ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, 6 ग्राम ऑफ मीथेन, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 6 ग्राम ऑफ मीथेन और मीथेन का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम पर मोल। तो इट विल कम आउट दैट 6/16 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/16 मोल। ये पहली चीज़, क्योंकि ग्राम ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर की तरफ जाएगा तो मोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिसाइज एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज नहीं लिया है। ठीक है, कार्बन को हमने 12 ही कंसिडर किया, हाइड्रोजन को हमने 1.01 की जगह 1 ही कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो चारों के चारों ऑप्शंस कैसे है, दूर दूर है ना, तो हमें अप्रोक्सीमेट करने के लिए यहाँ पे मौका मिल जाता है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 6/16, ध्यान में रहा है 6/16 मोल। तो कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है, 6/16 है, ध्यान में रहा है 6/16। उसको अगर आप 3/8 लिखना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे, हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 129 डिग्री सेल्सियस, मगर डिग्री सेल्सियस में हम वैल्यू पुट करते नहीं है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 129 में हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे, 9 + 3 इज गोइंग टू बी 12 का 1 कैरी 1, दिस इज गोइंग टू बी 10 का 0 कैरी 1, दिस इज गोइंग टू बी 4। तो इट विल कम आउट टू बी दैट इज 402 केल्विन। उसी के साथ हमें क्या दिया गया है, उसी के साथ हमें वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना है, 0.03 मीटर क्यूब है, मगर आर में तो वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है। आर में जो दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर में आप यूनिट में देख सकते हो डेसीमीटर क्यूब है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आर की वैल्यू आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, या दूसरा चीज़ आपको जो वॉल्यूम दिया है उसको आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो वो वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दिया गया है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 0.03। अब मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 2 × 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होगा, ध्यान में रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 2 दैट इज 30 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दो, ये जितने भी वैल्यूज है वो आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दो। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। हाँ, मीथेन इज नॉट एन आइडियल गैस, ध्यान में रहा, तो भी हम आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे, ध्यान में रहा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अंटिल हम जब तक हमें नहीं बताया जाता तब तक हम हर एक गैस को आइडियल कंसिडर करते हुए चलते हैं। ठीक है नहीं आइडियल, मगर कैलकुलेशन आइडियल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से, और और दूसरी चीज़ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे पार्टिकल्स दूर दूर में होंगे। हायर टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू हायर टेम्परेचर कोई भी गैस कैसी की आइडियली ही बिहेव करेगी। देयरफॉर PV = nRT, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर P इज गोइंग टू बी इक्वल टू nRT/P। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और यूनिट टू यूनिट ध्यान दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल कितना है, दैट इज 6/16
मोल है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8.314। 8.314 यूनिट क्या दिया गया है, दैट इज किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर कितना है 402 केल्विन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा वॉल्यूम कितना है, दैट इज 30 डेसीमीटर क्यूब। तो एज यू कैन सी मोल पर मोल कट जाएगा, सॉरी मोल पर मोल कट जाएगा, केल्विन पर केल्विन कट जाएगा, डेसीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा किलो पास्कल में, मतलब एज पर आवर कैलकुलेशन हमें आंसर मिलेगा किलो पास्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कट रहा होगा तो काट दो। सबसे पहली बात, दिस इज गोइंग टू बी 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इफ 1 टाइम्स है तो 30 इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स, ये चीज़ पहली हो जाती है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 1 इंटू दैट इज 8.314 इंटू यहाँ पे क्या होगा 402 है। अब यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, 402 को मैं 400 मान के चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और चारों के चारों ऑप्शन अपने दूर दूर है, इंटू 400 डिवाइड बाय क्या कर लेता हूँ, दैट इज 16 इंटू 5 है ना, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या कर लेना चाहिए, अब सिंपल सिंपल सा है तो भी एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, दैट इज 8.314। हाँ आंसर यहाँ पे आंसर हमें किस में मिलेगा, दैट इज किलो पास्कल में मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8.314 इंटू क्या होगा, दैट इज 400 डिवाइड बाई 16 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 80। 80 इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स, 400 इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, किलो पास्कल में मिलेगा, दैट इज 8.314 इंटू आप क्या करना है 5, दैट इज 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 7 यहाँ पे रहेगा, 15 का 5 कैरी 1 यहाँ पे 40 40 प्लस 1 इज गोइंग 41.3 के बाद, तो हमारा आंसर इज गोइंग टू बी 41.570 किलो पास्कल, ठीक है। मगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो सारे के सारे वैल्यूज पास्कल में देखे हैं, है ना, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 41.570 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3 पास्कल, किलो इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 41570 पास्कल, है ना। अब 402 को 400 किया था, तो ऑफकोर्स ये जो हमने आंसर लाया हुआ है उससे थोड़ा सा, ठीक है, हमारा कैलकुलेटेड जो आंसर है उससे एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, सिंस वी हैव अप्रॉक्सीमेटेड द वैल्यूज, तो उस हिसाब से आपका आंसर शैल बी क्लोज टू 41570 पास्कल, है ना, 41570 पास्कल के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। देखना है 31640 पास नहीं लग रहा, 215216 पास नहीं लग रहा, 13409 पास नहीं लग रहा, 41777 पास्कल पास लग रहा है, तो डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपने क्या वर्ड टू वर्ड नंबर टू नंबर आप कैलकुलेशन करते हो, एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हो, तो यू विल गेट दैट नंबर ओनली, ठीक है, आपको वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ध्यान में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलते हैं। बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल्ड, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी कितने फैक्टर से बढ़ेगा जब टेम्परेचर डबल किया जाए। अब हमें पता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, है ना, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज v bar is going to be equal to that is 8 under root of 8RT upon pi m. As you can see that is average velocity is going to be directly proportional to square root of temperature, is directly proportional to square root of temperature, तो उस हिसाब से that is v bar 2 upon v bar 1 is going to be equal to under root of क्या हो जाएगा, that is t2 upon t1, है ना, v2 is going to be velocity at सेकंड सिनारियो एंड v1 इज गोइंग टू बी वेलोसिटी एज फर्स्ट सिनारियो, एंड t2 एंड t1 भी उसी तरह से होगा, ठीक है। तो सेकंड सिनारियो में क्या था, ध्यान दो, दैट इज t2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1, हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया। सेकंड सिनारियो में पहला जितना भी टेम्परेचर था उसको हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, देयरफॉर दैट इज v bar 2 अपॉन v bar 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v2 t2 कितना है अभी ट्वाइस ऑफ t1 हो गया, अपॉन क्या होने वाला है, दैट इज t1 कट जाएगा, देयरफॉर v2 बार इज गोइंग v2 बार अपॉन v1 बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज √2, है ना, देयरफॉर that is v2 bar is going to be equal to √2 of v1 bar, and what is √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, it is going to be 1.414, है ना, तो उस हिसाब से that is v2 bar is going to be equal to 1.414 क्या होगा, that is v1 bar। मतलब अगर टेम्परेचर अगर आप डबल कर देते हो, अगर
आप टेम्परेचर डबल कर देते हो, देन एवरेज वेलोसिटी में कितने से फ़र्क पड़ेगा? 1.414 से फ़र्क पड़ेगा, या √2 से फ़र्क पड़ेगा, √2 से फ़र्क पड़ेगा, या 1.414 से इतने फैक्टर से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ अभी हम ध्यान देंगे। ऑप्शंस में देखो कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है। 2 से नहीं, 2.8 से नहीं, 4 से नहीं, 1.414, वेरी क्लोज आंसर इज गोइंग टू बी 1.4, है ना। तो 1.4 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर इज डबलिंग अप, टेम्परेचर अगर डबल हो रहा है तो अल्टीमेटली √2 फैक्टर से क्या होगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। ठीक है, आई होप आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नॉर्मल लॉजिक वाली बात है। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक वाली बात है, तो भी फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी जैसे हमने सॉल्व किया, अदरवाइज ये नॉर्मल लॉजिक वाली बात है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, उसको भी सिलेक्ट कर, उसको भी अपने को डिस्कस करना है, मैं उसको साइड में कर देता हूँ राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देना है। Two gases A and B having the same volumes diffuses through a porous partition in 20 and 10 seconds respectively. The molar mass of A is 49 units, molar mass of B will be। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक क्या पे है, हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता है। ठीक है, व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यह कहता है कि दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the molar mass। ये हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है। ठीक है, इससे ही यह क्या होगा, जितनी गैस भारी होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूज़ होने में टाइम लगाएगी। जितनी गैस भारी है उतना वक्त वो डिफ्यूज़ होने के लिए लगाएगी। ठीक है, अगर हम 2 गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों गैसेस का वॉल्यूम अगर एक जैसा है, मगर एक गैस का वज़न ज़्यादा है, एक गैस का वज़न कम है, तो जो भारी वाली गैस है वो डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम लगेगी, और जो हल्की वाली गैस है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मगर राइट नाउ ये वाला हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या पता है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज गोइंग टू बी, सबसे पहले हमें क्या पता है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। हमें क्या पता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो विद दैट लॉजिक, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी टू द मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, एंड व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन अ गिवन टाइम। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन अ गिवन टाइम। और यहाँ पे दोनों केस में सेम वॉल्यूम बोला गया है, तो सेम वॉल्यूम हम रैंडमली भी कंसिडर कर लेते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ ए मतलब क्या होगा, वी अपॉन क्या होगा, दैट इज टाइम टेकन बाय ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी टू द मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज टी ऑफ बी, दैट इज टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टेकन बाय गैस है ना, टाइम टेकन बाय 2 गैस हैविंग द सेम वॉल्यूम है ना, इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, वैल्यूज पुट करना है। हमें क्या पता है, टाइम टेकन बाय बी पता है, टाइम टेकन बाय ए पता है, मोलर मास ऑफ ए पता है, मोलर मास ऑफ बी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। टाइम टेकन बाय बी कितना है, 10 सेकंड है, टाइम टेकन बाय ए कितना है, 20 सेकंड है, ध्यान मारा। तो उस हिसाब से टाइम टेकन बाय बी इज गोइंग टू बी 10 सेकंड, टाइम टेकन बाय ए इज गोइंग टू बी 20 सेकंड, इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज मोलर मास ऑफ बी। मोलर मास ऑफ बी तो हमें कैलकुलेट करना है ना, व्हाट इज मोलर मास ऑफ ए, इट इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ ए इज गोइंग टू बी 49 है ना। तो उस हिसाब से ठीक है, इट इज़ 1/2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी अपॉन 49। देयरफॉर मोलर मास ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीअरेंज कराओगे, ठीक है, रीअरेंज कराओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 1/4 इंटू 49 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 48 है ना, दैट इज़ 12 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 48। उससे एक ज़्यादा है, एक के आपको 4 हिस्से कर देने हैं, तो इट विल कम आउट बी दैट इज 12.25 है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो तो भी चल जाएगा। इफ द मोलर मास ऑफ ए इज 49 यूनिट, देन द मोलर मास ऑफ बी इज गोइंग टू बी 12.25 यूनिट। आंसर की तरफ हमें ध्यान देना है। डू वी हैव द आंसर? यस,
बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, दैट इज टाइम टेकन बाय बी टू द टाइम टेकन बाय ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ, मतलब टाइम टेकन बाय एनी गैस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, time taken for the diffusion or effusion for a given volume of a gas is going to be directly proportional to the molar mass। ये वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को तरफ ध्यान दें, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दैट इज 50 ml ऑफ ईच गैस, ठीक है, ईच गैस ए एंड बी takes 150 and 200 seconds respectively for effusing through a pinhole under a similar condition। If molar mass of B is 36, the molar mass of A will be, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, दैट इज टाइम टेकन बाय A टू द टाइम टेकन ऑफ बाय B इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B। शायद मैंने आपको तब मैंने जब स्टेटमेंट किया था, दैट इज टाइम टेकन बाय एनी गैस, टाइम टेकन बाय गैस, क्या बोल रहा हूँ मैं, give me 2 minutes, that is time taken for the diffusion or effusion for a given volume of a gas is going to be directly proportional to the square root of molar mass। मैंने शायद तब स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास नहीं किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास कहा था, मगर ना स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो हमें यहाँ पे टाइम टेकन बाय ए हमें पता है, टाइम टेकन बाय बी हमें पता है, मोलर मास ऑफ बी हमें पता है, मोलर मास ऑफ ए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम टेकन बाय ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 200, बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए हमें पता है क्या, नहीं पता, तो मोलर मास ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी कितना है, दैट इज 36 है। 150 बाई 200 इज नथिंग बट 3/4 रेशो, हमारा तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 मिनट, हाँ, देयरफॉर दैट इज 3/4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ए अपॉन 36, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देयरफॉर 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 4 का स्क्वेयर इज गोइंग टू बी 16 इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज मोल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज मोलर मास ऑफ ए अपॉन 36। रीअरेंज कराएंगे, ध्यान में रहा है, रीअरेंज कराएंगे, देयरफॉर, ठीक है, मोलर मास ऑफ ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9 अपॉन 16 अपॉन 36। अब जो जो कट सकता है काट दो, दैट इज गोइंग टू बी 16 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इज 16 एंड 36 इज गोइंग टू बी 9 तो हमें मिलेगा दैट इज 9 इज गोइंग टू बी 81 डिवाइड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, व्हाट आई नो, मुझे क्या पता है कि दैट इज 84, अगर आप 80 को 4 से डिवाइड करते तो आपको 20 आएगा, ऊपर से एक बच जाता है, उसके भी 4 टुकड़े होंगे, दैट इज गोइंग टू बी 20.25 आपका आंसर आना चाहिए। नॉर्मल से आप कैलकुलेट करते हो तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा, दैट इज 2.25 आपका आंसर आना चाहिए। मोलर मास ऑफ ए शैल बी 20.25। तो आंसर है क्या, देख लो, हाँ आंसर है, सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सिंपल सा था, ठीक है, आपको ये सिंपल सा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ध्यान में रखना है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ध्यान में रह गया तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज टाइम टेकन फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। इतना भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ गैसियस मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल ऑफ CO and N2। If the total pressure of a mixture was found 1 atmosphere, the partial pressure of नाइट्रोजन इन द मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहली बार अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड टोटल प्रेशर। खत्म। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द मिक्सचर is going to be the product of mole fraction of the gas and total pressure। इसको हम क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। क्या होगा, 2 मिनट, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 गैसेस के बारे में बात हो रही है, एक गैस है CO, दूसरी गैस है N2। CO कितना है, 1 मोल है, N2 भी कितना है, 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल मोल बोला है, तो मैंने अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस से
ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ऐसा कंसिडर करिए। ठीक है, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल मोल ऑफ गैस कितना है, 2 है ना। उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना है, 1 है। टोटल मोल ऑफ गैस कितना है, 2 है, विच विल कम आउट विद 0.5, है ना। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है, 0.5 इंटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज 1 atmosphere, which is going to be equal to 0.5 atmosphere. Therefore partial pressure of N2 is going to be 0.5 atmosphere, है ना। तो उस हिसाब से आपका A is going to be करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान दो, अगर आप 1 नहीं लेते, ठीक है, इतना वाला आप कैलकुलेशन नहीं करते तो भी अपना बात बन जाता। ठीक है, तो मान के चलो कि CO कितना है, CO और N2 को लिया गया है। ठीक है, CO कितना है, x मोल है, N2 कितना है, x मोल है ना। तो टोटल मोल ऑफ गैस कितना है, 2x हो गया। तो उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 x, टोटल नंबर ऑफ गैस कितना है, 2x है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन 0.5 ही आ जाता। बाकी का तो आपको पता है। ये पहला। मोटा मोटी अगर आप बात करते तो दो गैस ने मिलके कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर एग्जर्ट किया। जितने NO गैस थी उतनी ही CO गैस थी, है ना। तो दोनों ने आधा आधा प्रेशर पे एग्जर्ट किया। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी कितना होता, 0.5 होता, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO भी कितना होता, 0.5 होता। ठीक है, ये मोटा मोटी बात होगी। ठीक है, जिस इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंक्लूडिंग द आंसर, ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी A, that is partial pressure of N2 in a given mixture is going to be equal to 0.5 atmosphere। क्या होता, 0.5 atmosphere होता। इस पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मगर आज के लिए अपन रुक जाते हैं। इस पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस उसको अपन डिस्कस करना है। बट प्रायर टू दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट और हीट कैपेसिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी टॉपिक है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स द MCQs और मिसलेनियस भी, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा 2 या 3 दिन लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर ये चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए लेट्स कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे।